डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छात्र प्रदर्शन पर अलर्ट, योगी सरकार नपेंगे लापरवाह अफसर, यूट्यूबरों पर भी रहेगी पैनी नजर। जेएसएससी जेसीएल समेत 22 रद्द परीक्षा पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। फैसले के बाद केंद्र सरकार के एमडीएमआर एक्ट के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने खोला मोर्चा, कहा झारखंड को कमजोर करने की कोशिश, होगा विरोध। यूपी के 13 जिलों में बाढ़ की स्थिति, 65 जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रयागराज में बाढ़ का पानी घरों में घुसा, गोंडा में करीब 10,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर। और बांग्लादेश को मिला नया राष्ट्रपति, बीएनपी के फखरुल इस्लाम आलमगीर चुने गए राष्ट्रपति। विपक्षी बोले सांसदों को वोट की आजादी नहीं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा रासोनी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। जी हां, सीएम सोरेन का केंद्र सरकार पर निशाना। एमडीएमआर एक्ट के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने मोर्चा खोला है। झारखंड को कमजोर करने की कोशिश होगी तो विरोध होगा, ये कहा है सीएम सोरेन ने। सीएम सोरेन का केंद्र सरकार पर निशाना और एमडीएमआर एक्ट के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने मोर्चा खोला है। कहीं ना कहीं इसको लेकर उनकी निराशा एक बार फिर सामने आई है और कहा कि अगर झारखंड को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो विरोध होगा, ये कहा है सीएम हेमंत सोरेन ने। आपको बता दें कि झामुमो ने खान एवं खनिज अधिनियम 2026 का कड़ा विरोध किया था। जब ये विधेयक संसद में आया था तब इसका विरोध किया था और पार्टी ने केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से झारखंड के अधिकारों की हकमारी होगी और झामुमो से होने नहीं देगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस अधिनियम से झारखंड को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिए पार्टी की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक हुई, जिसमें इस अधिनियम का पुरजोर विरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड और झारखंड वासियों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार द्वारा खनन कानून में दुर्भाग्यपूर्ण संशोधन लाकर झारखंड जैसे कमजोर राज्य पर कुठाराघात करने का प्रयास किया गया है और झारखंड इस कानून का पुरजोर विरोध करता है। केंद्र सरकार द्वारा इस संशोधन का लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानून तरीके से पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो विरोध यहाँ पर लगातार हो रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश पहले भी देखने को मिला था और अब भी देखने को मिल रहा है। सीएम ने यह भी कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक हुई थी, जिसमें इसको लेकर कहीं ना कहीं सभी सदस्यों में निराशा देखने को मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई है और आप सबको पता है कि वर्तमान परिस्थिति में राज्य में, देश में कई मुद्दे काफी ज्वलंत रूप लेकर खड़ी है। आप सबको पता है केंद्र सरकार नित्य नए ऐसे निर्णय लेके आगे बढ़ रही है जिससे देश का हर एक वर्ग प्रभावित हो रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में झारखंड प्रदेश में भी कई और चलिए बड़ी खबर आप तक पहुंचाए झारखंड से ही बड़ी खबर है, जहां पीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक। जी हां, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार का फैसला प्राकृतिक न्याय के विपरीत है, ये कहा है एससी ने। झारखंड पीएससी परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। सरकार का फैसला प्राकृतिक न्याय के विपरीत, ये कहा है एससी ने। और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द के खिलाफ 3 याचिकाएं की गई थी दर्ज। 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा गया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर स्थिति बदल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने दोनों परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट के साथ अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद दोनों परीक्षा मामलों की याचिकाकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से काम पर वापस ले जाने का रास्ता साफ हो गया है।
कि जेपीएससी जैसे रिफॉर्म मंच पिछले 26 दिनों से एक आंदोलन, एक बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे भारतवर्ष में अपना एक अमिट छाप छोड़ा, जिसमें ना कोई अभद्रता, ना किसी प्रकार का कोई हुड़दंग, एक शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने मैसेज देने का काम किया। लेकिन इसके बदले में हमें मिला क्या? अगर मिला है तो वो सिर्फ धोखा। और जो आज ये प्रतीत भी हो रहा है, आज प्रतीत इस रूप में हो रहा है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज सरकार के तरफ से जो आज हाई कोर्ट में केस था, जो सारी परीक्षाएं रद्द हुई, तमाम तरीके की परीक्षाएं रद्द हुई, लगभग 2 दर्जन के आसपास परीक्षाएं रद्द हुई, कुछ पे जांच हुआ। और चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां छात्र प्रदर्शन पर योगी सरकार अलर्ट पर है। छात्र प्रदर्शन पर सरकार अलर्ट पर है। आपको बता दें छात्रों के प्रोटेस्ट से एक्शन में योगी सरकार है और लापरवाह अफसर वो नपेंगे, यूट्यूबरों पर भी पैनी नजर अब सरकार और प्रशासन की है। छात्र प्रदर्शन पर सरकार अलर्ट है और छात्रों के प्रोटेस्ट से एक्शन में योगी सरकार, लापरवाह अफसर भी नपेंगे, यूट्यूबरों पर भी सरकार की पैनी नजर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में शिक्षण संस्थाओं में अव्यवस्थाओं, कुप्रबंधन और शिक्षकों की कमियों को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बाद सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में हुए प्रदर्शनों को गंभीरता से लिया है और चीफ सेक्रेटरी ने शिक्षकों की कमी और अन्य प्रशासनिक खामियों पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर सभी शिक्षण संस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद बताइए, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, शिक्षण व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें या संस्थाओं की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लगातार खबरें आ रही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन योगी सरकार ले रही है, निगरानी भी रख रही है और अगर मामला गंभीर होता है तो एक्शन भी होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सक्रियता दिखाई है। जो अभी दिल्ली का आपने आंदोलन, छात्र आंदोलन देखा होगा, झारखंड का रहा या तमाम जगहों पर ऐसी खबरें आई, उसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया कि यूथ पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लाई जाएगी और उस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इनोवेशन का चाहे क्षेत्र हो, स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र, तमाम ऐसे क्षेत्र जिसमें मुख्यमंत्री ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि जो आज की जरूरत है, आज की जरूरत की चीजें उसके अनुसार जो युवा हैं हमारे, उनको स्किल किया जा सके, उनको कौशलित किया जा सके। हाँ। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तमाम जो शिक्षण संस्थान है जहाँ पर किसी तरह की भी कोताही है, लापरवाही है और जिसको लेकर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो लखनऊ का मामला हो, मैं आपसे बताया था कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले जो स्कूल थे वहाँ की छात्राएं दुबग्गा का ये मामला था, सड़क पर आ गई, उन्होंने तमाम कमियों को लेकर शिकायत की थी। इसी तरह से महोबा और हमीरपुर में भी खबरें आई थी। अब सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जो प्रदर्शन हुए थे, भले ही छोटे प्रदर्शन रहे हों, क्षेत्र में सीमित रहे हो, लेकिन इनको गंभीरता से लिया है सरकार ने और ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो शिक्षकों की अगर कहीं पर कमी है तो उसको दूर किया जाए या कोई अन्य प्रशासनिक खामियां हैं या कोई अन्य सुधार की किसी तरह की जरूरत है तो उन पर भी ध्यान दिया जाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा की बात हो, उच्च शिक्षा की बात हो या तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की बात हो, इसके साथ ही साथ समाज कल्याण और श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनके लिए ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह में व्यवस्था में कमियां, शिकायतें सामने आएंगी तो उनका तुरंत निस्तारण किया जाए। किसी तरह की भी कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और अगर कोई जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी इसमें जिम्मेदार पाया जाता है इस तरह की कमियों में तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जो भी लापरवाही करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और जिस भी तरीके की शिकायतें अगर आती है और कहीं पर अगर प्रदूषण होता है तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। कुल मिला के जिस तरीके की स्थिति पिछले दिनों से हम देख रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर योगी सरकार अलर्ट में नजर आ रही है। प्रशासनिक टीम पूरी तरीके से अलर्ट है और मॉनिटरिंग और निगरानी भी यहाँ पर रखी जा रही है। और चलिए बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा विवाद मामले को लेकर। जी हां, चंपत राय ने 9 पन्नों का दूसरा लेटर जारी किया है। चंपत राय बोले नृपेंद्र मिश्र ने मनमानी की और पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा ने सलाह कभी नहीं मानी। नृपेंद्र मिश्रा ने अपनी पसंद के लोग चुने, ये
चंपत राय ने किया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला है, जिसमें चंपत राय ने 9 पन्नों का दूसरा लेटर, इससे पहले भी एक पेपर लेटर जारी कर चुके हैं और अब फिर 9 पन्नों का दूसरा लेटर ये जारी किया है। चंपत राय ने कहा कि नपेंद्र मिश्र ने मनमानी की है। पूर्व IAS नपेंद्र मिश्रा ने सलाह कभी नहीं मानी, ये कहा है और ये भी कहा है इस पत्र के जरिए, उस लेटर के जरिए कि नपेंद्र मिश्रा ने अपनी पसंद के लोग चुने। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद चंपत राय ने गुरुवार को 9 पन्नों का एक दूसरा लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी नपेंद्र मिश्र की भूमिका को लेकर कई सवाल दागे हैं, भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं। चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी थे और नपेंद्र मिश्र को निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। मिश्र के सुझाव पर लार्सन एंड टूब्रो को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। भवनों के डिजाइन और निर्माण से जुड़े काम के लिए नोएडा के डिजाइन एसोसिएट फर्म का चयन किया। चंपत राय ने कहा कि नपेंद्र मिश्र ने निर्माण समिति में अपने पसंद के लोगों को शामिल किया। ये बात चंपत राय ने अपने लेटर के जरिए की और ये भी कहा कि इसमें से कुछ लोग 6 साल के दौरान केवल 1-2 बार ही अयोध्या आए। तो ये लेटर जारी किया है चंपत राय ने और इसमें नपेंद्र मिश्रा को लेकर ये कई बातें और कई जिक्र यहाँ पर किए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता रवि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि, देखिए राम मंदिर का मामला, चढ़ावा चोरी का मामला, लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ पहलू इस पर निकल कर आ रहे हैं। सॉल्यूशन तक हम अभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन चंपत राय एक बार फिर लेटर जारी करते हैं, अच्छा खासा लेटर जारी करते हैं और कई सवाल यहां पर उन्होंने उठा दिए हैं, कई बातें इस लेटर के जरिए कही है। जी बिल्कुल, यहाँ देखिए आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच अब ट्रस्ट के अंदर की तस्वीर जो है सामने आती दिखाई दे रही है। चंपत राय ने 9 पन्नों पर दूसरा पत्र जारी कर पूर्व IAS अधिकारी और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे नपेंद्र मिश्रा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चंपत राय का आरोप है कि नपेंद्र मिश्रा ने कई मामलों में मनमानी की और उनकी सलाह को भी प्राथमिकता दी गई। अच्छा। इतना ही नहीं, चंपत राय ने दावा किया कि निर्माण समिति में नपेंद्र मिश्रा ने अपनी पसंद के लोगों को शामिल किया है। चंपत राय के मुताबिक इन्हीं के सुझाव पर LND की जो राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई, वह भवन के डिजाइन में से जुड़े काम के लिए नोएडा और डिजाइन एसोसिएट फर्म का चयन किया गया। चंपत राय ने यह भी कहा कि निर्माण समिति में शामिल कुछ लोग ऐसे थे 6 साल के दौरान सिर्फ 2 बार, 1 या 2 बार अयोध्या आए। वहीं पूर्व NDCT चेयरमैन अनु मित्तल के लगातार नपेंद्र मिश्रा के साथ निर्माण समिति की बैठक में शामिल होने का भी चंपत राय ने जिक्र किया है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि समिति की बैठक में फैसला लिए जाने के बाद कई मामलों में बदलाव किए गए और नपेंद्र मिश्रा के फैसलों को प्राथमिकता दी गई। अब सवाल यही है कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए बकायदा ट्रस्ट और निर्माण समिति बनाई गई थी, तो फैसले सामूहिक रूप से लिए जा रहे थे या किसी एक व्यक्ति की राय के ज्यादा प्रभावी थी। चंपत राय के दूसरे पत्र के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के भीतर की कार्य प्रणाली को लेकर बहस और तेज हो गई है। अब देखना है कि नपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट की ओर से इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाब सामने आता है। चलिए, शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। चंपत राय ने जो पत्र लिखा है उसके बाद चर्चाएं फिर से जोरों पर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला है, जिसमें 9 पन्नों का दूसरा लेटर चंपत राय ने जारी किया है और कई बातें इसमें की है। नपेंद्र मिश्रा को लेकर भी मनमानी के आरोप लगाए हैं और एक बार फिर पूरा मामला सुर्खियों में है। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल अभी भी जारी है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 13 जिले जलमग्न हो चुके हैं। 65 जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रयागराज में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। बाढ़ से बाजार में नावें चल रही है। गोंडा में करीब 10,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर नजर आ रही है। यूपी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से नदियां उफान पर है। गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 13 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो वहीं अगर मंदाकिनी नदी की बात करें तो मंदाकिनी नदी का पानी बाजार तक पहुंच गया है। सड़कों पर नाव चल रही है और गुप्त गोदावरी के दोनों गुफाएं पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। बहराइच के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर है। रसूलाबाद से नागवासुकी मंदिर तक जाने वाली रिवर फ्रंट रोड डूब गए हैं। तो बाढ़ यहाँ पर
बाढ़ का जो जिले है 16 जिले जो बताए जा रहे हैं, खास जो 16 जिले हैं वहां पर बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। नदी सब उफान पर है। मंदाकिनी नदी की बात कर ले, यमुना नदी की बात कर ले है और उफान पर है और यही वजह है कि लोगों को भी सतर्क रहने के लिए, अलर्ट लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो आज भी बता दें आपको कि कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश की चेतावनी है और प्रशासनिक टीम पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। गोंडा में भी 10,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित नजर आ रही है। यूपी के कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर नजर आ रही है और यही वजह है कि जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लेकिन प्रशासनिक टीम और सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और लोगों को भी कहा जा रहा है कि अगर आपको काम ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले, बेवजह घरों से बाहर ना निकले, घरों में रहे और सुरक्षित रहे। 13 जिलों में अभी भी अलर्ट है और 13 जो जिले हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। प्रशासनिक तौर पर अगर हम देखें तो राहत बचाव कार्य यहाँ पर लगातार जारी है और लोगों को भी सलाह दी गई है कि वो जलमग्न इलाकों में ना जाए। कई मंदिरों को यहाँ पर बंद कर दिया गया है तो कई स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो कई ऐसे नदियां हैं जो अपने उफान पर है और यही वजह है कि लोगों को भी उनके भीतर जाने के लिए मना कर दिया है, आसपास जाने के लिए मना कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासनिक तौर पर पूरी तरीके से टीमें नजर बनाए हुए हैं। 65 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। नदियां भी उफान पर पहुंच गई है और कई जिलों में आज भी अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 13 जिलों में बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। पूरी प्रशासनिक टीम और सीएम योगी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। राहत बचाव और रेस्क्यू काम भी लगातार जारी है। निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं और यहाँ पर राहत और बचाव कार्य भी जारी है। अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बद्रीनाथ धाम पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालु को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाए जा रहे 45 बेड के आधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। संभावित दौरे को देखते हुए शासन प्रशासन से लेकर पीएमओ स्तर तक की तैयारियां की जा रही है और इसी दौरान अस्पताल का उद्घाटन किए जाने की संभावना है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत 4 मंजिला अस्पताल भवन का निर्माण किया जा रहा है। अस्पताल को सब जिला अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल में मशीनों की स्थापना का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कार्यदायी संस्था को आगामी 31 अगस्त तक अस्पताल भवन का निर्माण हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल भवन में मरीजों और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। आधुनिक चिकित्सा उपकरण अस्पताल में पहुंच चुके हैं और उनके इंस्टॉलेशन का काम भी जारी है। और चलिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देखिए विष्णु, प्रधानमंत्री का संभावित दौरा है और कई सौगातें यहाँ पर वो देने वाले हैं, बद्रीनाथ पहुंचेंगे और क्या कुछ इस दौरे से हमें मिल सकता है और जो संभावनाएं जताई जा रही है, कब से कब तक का ये कार्यक्रम होगा? जी नेहा, इसमें प्रधानमंत्री का अक्टूबर में प्रस्तावित कार्यक्रम बद्रीनाथ जाने का, और जबकि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि बद्रीनाथ से और केदारनाथ से काफी बड़ा उनका लगाव है प्रधानमंत्री का, और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर यात्राएं भी सुगम हो और लोगों को सुविधाएं मिले। तो अभी 40 बेड का वहाँ पर जो अस्पताल का करीब करीब उसमें 90% काम पूर्तियां हो गया है और 31 अगस्त तक जो प्रशासन ने बोला हुआ है कि जिलाधिकारी ने बयान दिए हैं कि ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें इसलिए कि अभी जो भी वहाँ पर अभी तो शुरुआत है ये, बाकी जो आगे की गंगोत्री यहाँ पर भी बेड जो है बनाए, क्योंकि तीर्थयात्री काफी ज्यादा आते हैं और पर्यटकों को बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर। तो जनरली वहाँ पर क्या होता है, सांस फूलने की बीमारी इस तरह बहुत ज्यादा हो जाती है। लोगों को इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस किया जाता है। उसको देखते हुए कि वहाँ पर जो भी सुख सुविधाएं जितनी अस्पताल में मिल सकती हैं वो वहीं पर मुहैया करें, ताकि यात्री को और जो यात्री जो गंभीर बीमार है उसको वहीं पर समुचित व्यवस्था हो जाए उसकी।
जी, चलिए शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अक्टूबर में संभावित दौरा प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है और यहाँ पर आधुनिक अस्पताल का शुभारंभ लोकार्पण भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं और उसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। पीएमओ से लेकर प्रशासन लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी पूरी तैयारियां चल रही है। संभावित दौरा अक्टूबर में ये बताया जा रहा है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ गया है। सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर देश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें संसद में 255 वोट मिले, जबकि विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड ओली अहमद को 88 वोट मिले। नतीजे घोषित होने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने लाल गुलाब देकर नए राष्ट्रपति को बधाई दी। बाद में दोनों एक दूसरे के गले भी लगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद 11 दलों के गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद ने चुनाव पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव का नतीजा पहले से तय था और बांग्लादेश में लोकतंत्र नियंत्रित है। बांग्लादेश में अब तक 12 राष्ट्रपति चुने गए हैं, इनमें से 8 बार राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। संविधान लागू होने के बाद पहला राष्ट्रपति चुनाव 1974 में हुआ। इसमें सांसदों ने वोट देकर मोहम्मदुल्लाह को चुना था। बांग्लादेश में इतने साल बाद राष्ट्रपति चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि साल 1991 के बाद से अब तक विपक्ष अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।